वेरी गुड मॉर्निंग टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। अभी हम इकोनॉमिक्स में द थ्योरी ऑफ डिमांड विच इज़ लेसन नंबर 5 हम पढ़ रहे थे। इसके अंदर हम ऑलरेडी डिमांड शेड्यूल और डिमांड के मीनिंग्स को पढ़ चुके हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डिमांड कर्व। So our topic is demand curve and its slope. See, demand curve is a graphical representation of demand schedule showing how quantity demanded of a commodity is related to its own price. See, मैंने आपको डिमांड शेड्यूल बताया था जिसमें मैंने प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड के अंदर आने वाले चेंजेस को रिप्रेजेंट किया था कि प्राइस अगर बढ़ता है तो डिमांड हमारी घट जाती है, गिर जाती है। जब प्राइस गिरेगा, प्राइस फॉल डाउन होगा तो हमारी डिमांड्स बढ़ जाएगी, which shows there is a inverse relation between demand and price. So here we have the demand curve on two parts. One is individual demand curve, another one is market demand curve, same as individual demand schedule and market demand schedule. So मैंने यहाँ individual demand curve के लिए आपके लिए डिमांड शेड्यूल एक ड्रॉ किया है जिसमें मैंने एग्जांपल लिया है कि प्राइस अगर मेरा 10 है तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड होती है 6 यूनिट्स की। अगर मेरा प्राइस 8 हो जाता है तो मेरा क्वांटिटी डिमांडेड होता है 8 यूनिट्स का। अगर मेरा प्राइस जो है एप्पल्स का 6 फॉल हो जाता है 6 रुपीज़ तक तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 10 kgs तक या 10 यूनिट्स तक चली जाती है। सो बाय डूइंग दिस वी आर मूविंग फ्रॉम दिस शेड्यूल टू दिस कर्व। सो मैंने y एक्सिस पे लिया है आपका प्राइस 0 1 2 3 4 से लेकर के 10 तक के मार्जिन्स पर, एंड x एक्सिस पे लिया है मैंने आपका क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर स्टूडेंट्स? सो हम द वेरी फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। 10 जब प्राइस था तो हमारी यूनिट डिमांडेड कितना थी? 6। सी, मैंने इधर से एक लाइन ड्रॉ किया एंड आई ड्रॉ हेयर अ लाइन और उसको मैंने लाइन अप कर दिया and there we get 10, 6. दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पर आपकी 10 प्राइसेस होने पर 10 रुपीज़ का प्राइस होने पर 6 यूनिट्स जो है मैं एप्पल्स की डिमांड कर रही हूँ। नेक्स्ट अप वी हैव इज़ 8 यूनिट्स पर जब प्राइस आ जाता है, ₹8 पर जब प्राइस आ जाता है तो व्हाट वी डू इज़ कि 8 यूनिट्स यानी प्राइस में मैंने देखा कि डाउन हुआ है और मेरा क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गया? इंक्रीज हो गया बाय 2 यूनिट्स। सी, 10 to 8 मेरा 2 यूनिट्स का प्राइस फॉल हुआ और मैंने यहाँ 2 यूनिट्स का एक्स्ट्रा परचेज जो है वो देखा है। सिमिलरली मैंने उसके बाद फिर से एक डाउनफॉल देखा अपने प्राइस में 8 यूनिट्स के कंपेयर में अभी ₹6 पर यूनिट हो गया है प्राइस। तो नाउ वी हैव इज कि हमने 10 यूनिट्स तक की डिमांड को रेज कर दिया है। जहाँ पहले मेरी 8 डिमांड थी वहाँ अभी मेरी डिमांड 10 हो गई है। सो पॉइंट ए, दिस इज आर पॉइंट बी विच शोज कि प्राइस 8 है और क्वांटिटी डिमांडेड भी 8 है। दिस इज आर पॉइंट सी विच शोज कि हमारा प्राइस जो है वो 6 है और क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 10 है। सो व्हाट वी डू इज वी कीप अ स्ट्रेट स्केल और इनको इस तरीके से हम लाइन्स को मर्ज कर देंगे। इन सब पॉइंट्स को ए बी सी तीनों पॉइंट्स को हमने मर्ज कर दिया है एंड वी गेट अ स्लोप डाउनवर्ड रिलेशन। सी, हमने क्या देखा कि हमारा जो डिमांड कर्व है वो ऊपर से नीचे की तरफ में डाउनवर्ड फॉल होते हुए एक ज़ीरो, आपका जो ओरिजिन है, ओरिजिन से अपोजिट साइड में एक डाउनवर्ड स्लोपिंग वाला स्लॉट बनाते हुए डिमांड कर्व हमारा फॉल हो रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके बाद आते हैं हमारे मार्केट डिमांड कर्व पर। सी, मार्केट डिमांड कर्व के लिए मैंने सेम मार्केट डिमांड शेड्यूल लिया है जो कि मैंने यहाँ आपको मार्केट डिमांड शेड्यूल जब समझाया था तब लिया था। कस्टमर ए का डिमांड कर्व, कस्टमर बी का डिमांड कर्व एंड दिस इज द डिमांड कर्व फॉर द मार्केट विच मीन्स कि कस्टमर ए प्लस बी का मिक्सचर जो है वो मेरा डिमांड कर्व। तो मैंने पहले कस्टमर ए के ले लिया। मेरे पास कस्टमर ए के डिमांड के लिए था 10 रुपीज़ के लिए 8 यूनिट्स, 9 रुपीज़ के लिए 9 यूनिट्स एंड 8 रुपीज़ के लिए 10 यूनिट्स। सो आई ड्रॉड इट हेयर। 10 रुपये जब प्राइस था तो मैंने डिमांड किए 8 यूनिट्स। जब 8 रुपीज़ प्राइस हो गया, 9 रुपीज़ प्राइस हो गया तो मैंने कितना डिमांड किया?
9 यूनिट्स, और जब 8 रुपीज़ का प्राइस हो गया तो मैंने कितनी डिमांड की? 10 यूनिट्स। सी, मैंने इसी तरीके से पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी को प्लॉट कर लिया ग्राफ के ऊपर। नाउ मूविंग ऑन फॉर कस्टमर बी, वी हैव 10 रुपीज़ जब प्राइस था तो he demanded for 10 units, and when the price falls to 9 units then he demanded to 11 units. When the price falls to 8 rupees per unit, then he demands for 12 units. अब मैंने इसको कैसे किया? वही सारी चीज़ें 10, 8, 9, 11, 8, 12, इसी तरीके से मैंने इनको ग्राफ पे प्लॉट कर लिया ए बी सी करके, एंड इन प्लॉटेड पॉइंट्स ए बी सी को मैंने स्केल की हेल्प से क्या किया? एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर लिया। मैं इसमें भी क्या देख रही हूँ? वही चीज़ देख रही हूँ जो मैंने इंडिविजुअल डिमांड कर्व में देखी थी। सी, इंडिविजुअल डिमांड कर्व में भी मेरा जो डिमांड स्लॉट था डी डी विच इज़ योर डिमांड कर्व, जो मेरा डिमांड कर्व बन के आ रहा है मेरे पास डी डी, वो कैसा बन रहा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है। यानी कि जैसे जैसे मैं प्राइस को सेक्रीफाइस करती जाऊंगी मेरा डिमांड जो है वो बढ़ता जाएगा। मैं प्राइस में फॉल होती जाऊंगी और डिमांड में बढ़ता चला जाएगा मेरा एरिया। नेक्स्ट, इन दोनों की हेल्प से डिमांड ऑफ कस्टमर ए एंड डिमांड ऑफ कस्टमर बी, इन दोनों की हेल्प लेकर के मैंने क्या किया? मार्केट डिमांड को मैंने ड्रॉ किया है। नाउ सी व्हाट वी गॉट टू डू इज कि सेम वेज मैंने 0 से 10 रुपीज़ तक का प्राइस मार्जिन ले लिया। मेरे पास में डिमांड्स क्या थी? जब प्राइस 10 रुपीज़ था तो मेरे पास डिमांड थी 18 यूनिट्स की। क्लियर स्टूडेंट्स? जब मेरे पास प्राइस 9 यूनिट्स हुआ तो मेरे पास डिमांड हो गई 20 यूनिट्स की। कैसे हुई है 20? 9 यूनिट्स फ्रॉम कस्टमर ए एंड 11 यूनिट्स फ्रॉम कस्टमर बी. So the total is 9 plus 11 is 20, and 10 plus 8 is equals to 18. 10 plus 8, 18. Next up we have is when the price falls from 9 to 8, then we exceeded our demands by 20 to 22, and this is because 10 units from A and 12 units from B. So this is 22 units for the market demand on the price of ₹8 per unit. Clear students? अब मैंने क्या देखा कि इन्हीं को सेम वेज मैंने ए बी एंड सी करके पॉइंट्स जो हैं वो प्लॉट कर लिए ग्राफ पर, और ये ए बी सी स्केल्स पॉइंट्स को मैंने सेम वेज स्केल की हेल्प से एक साथ एक लाइन ड्रॉ कर लिया और मैंने इसे नाम दिया डी डी डिमांड कर्व. As what we see is A and B, ये जो थे these are two examples of individual demand curve, and इन दोनों का समेशन करके जो मैंने यहाँ निकाला this is called our market demand curve, जिसमें मैं one से more, एक से ज़्यादा कस्टमर्स को डीलिंग चेक करती हूँ. यानी यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, नंबर ऑफ कस्टमर्स होते हैं जिनको मैं एक साथ प्लॉट करने की कोशिश करती हूँ, जिसे हम कहते हैं मार्केट डिमांड कर्व. क्लियर स्टूडेंट्स? अभी के लिए हमने देखा इंडिविजुअल डिमांड कर्व, उसके बाद दो इंडिविजुअल कस्टमर्स का सम अप करके मार्केट डिमांड कर्व. नाउ वी आर गोइंग टू start a new topic, that is why do demand curve slopes downward. See, मैंने सभी में आपको दिखाया डिमांड कर्व कैसे जा रहा है आपका ऊपर से नीचे. So next topic we have student is slope of demand curve. See, demand curve slopes downward. It indicates negative or inverse relationship between price and quantity demanded. See, I have already told you, जब प्राइस में डाउनफॉल होता है तब जा कर के हमारी क्वांटिटी में कुछ एडिशनल होता है. यानी कि जैसे जैसे आपका प्राइस गिरेगा वैसे वैसे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ होगी. इस चीज़ को हम एक फार्मूला से भी रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज नेगेटिव साइन को हम ब्रैकेट में रखते हैं एंड वी शो चेंज इन प्राइस पी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी क्यू. P stands for price and Q stands for quantity demanded. I'm showing you with the help of this graph as like
वाई एक्सिस पे मैंने आपका प्राइस लिया है एंड एक्स एक्सिस पे मैंने आपकी क्वांटिटी डिमांडेड ली है. आई हैव टेकन द प्राइस फ्रॉम 0 to 16 रुपीज़ एंड द क्वांटिटी डिमांडेड फ्रॉम 0 to 16 यूनिट्स. ओके, अब हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट शोइंग इट कि किस तरीके से प्राइस में जब 12 रुपीज़ से जब प्राइस 8 रुपीज़ पर आ जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है हमारी 4 यूनिट्स के इंस्टेड कितना 8 यूनिट्स तक चली जाती है. सी मैंने प्राइस में कितना फॉल लिया 12 to 8, यानी कि 4 रुपये मैंने प्राइस में डिडक्शन लिया 4 रुपीज़. अब वहीं ऑन ऑपोजिट साइड 4 से लेकर के 8 तक जो मेरा क्वांटिटी डिमांडेड में जो मैंने चेंज देखा है विच शोज कि 4 यूनिट्स जो है मेरा क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंज आया है. इसी चीज़ को मैंने रिप्रेजेंट किया माइनस चेंज इन प्राइस क्या हुआ, ए पॉइंट से लेकर के पॉइंट बी तक मेरा प्राइस चेंज हुआ एंड ऑन द ऑपोजिट साइड बी पॉइंट से लेकर के मेरा क्वांटिटी डिमांडेड जो है बी से सी में चेंज हुआ. बी सी जो है वो इंडिकेट करता है, बी सी जो लाइन है वो इंडिकेट करता है मेरी क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ और ए बी जो है वो इंडिकेट करता है कि मेरे प्राइस में कितना चेंज हुआ. सी दिस विल रिमेन कांस्टेंट. ये जो चेंजेस हैं ये रिमेन कांस्टेंट, हर बार कॉन्स्टेंटली ही चेंज होगा. जितना ज़्यादा आप प्राइस में फॉल लेते आओगे उतना ही ज़्यादा आपकी क्वांटिटी में एक्सटेंशन आपको आता जाएगा. धीरे धीरे आप देख रहे हो यहाँ पे 16 रुपीज़ जब प्राइस था तो डिमांड कोई भी नहीं कर रहा था. जैसे जैसे 14 हुआ तो डिमांड बढ़ी, 12 हुआ तो और बढ़ी, 10 हुआ तो और बढ़ी. धीरे धीरे जैसे प्राइस डाउन आता गया वैसे वैसे क्वान्टिटीज़ बढ़ती चली गई. ये जो है हमने डिमांड कर्व शो किया डी से डी डैश. दिस इज आर डिमांड कर्व जो कि एक लीनियर स्ट्रेट लाइन है, यानी कि आपके ओरिजिन से ऑपोजिट साइड पर एक स्ट्रेट लाइन है और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है. डाउनवर्ड क्यों है? डाउनवर्ड स्लोपिंग का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड का एक ऑपोजिट रिलेशन है या यूँ कहें नेगेटिव और इन्वर्स रिलेशन है. ये जो नेगेटिव और इन्वर्स रिलेशन है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे प्राइस आपका बढ़ेगा वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड आपकी घटेगी, जैसे जैसे प्राइस आपका घटेगा वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड आपकी बढ़ेगी. इसीलिए आपका डिमांड कर्व जो है दैट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू right. That's it students. So we have done with the demand curve today in this individual demand curve as well as market demand curve, and also we have discussed why the slope of demand curve is downwards.